हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूं वो एक्चुअली आपका एक डाउट दूर करने के लिए मैं स्पेशली बना रही हूं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं गाइस कि अर्नब को कहीं वर्चुअल ऑटिज़म तो नहीं है, या उसको क्लासिक ऑटिज़म है, या वर्चुअल ऑटिज़म क्या है। आप लोग इस बारे में हमेशा जानना चाहते हो, ये मैंने देखा है कमेंट्स में, तो वही क्लियर करूँगी मैं आज। कहीं ना कहीं आप ये सब इसलिए भी पूछते हो कि आपको लगता है कि अर्नब अभी 9 इयर्स का हो गया है और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप लोगों को दिखती है। हालांकि अभी भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अर्नब में। तो ये जो इसलिए भी आपको थोड़ा डाउट होता है कि हो सकता है अर्नब को वर्चुअल ऑटिज़म है, इसलिए वो इतना इम्प्रूव कर गया। तो आज मैं आपको क्लियर करूँगी कि उसको कौन सा ऑटिज़म है। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं गाइस कि उसको वर्चुअल ऑटिज़म नहीं है, उसको क्लासिक ऑटिज़म है। इसका सबसे बड़ा जो मैं बोल सकती हूँ कि साइन है वो ये है कि अगर उसको वर्चुअल ऑटिज़म होता गाइस तो अब तक वो अपनी लैंग्वेज पूरा डेवलप कर चुका होता, या फिर शायद अब तक वो पूरी तरह से नॉर्मल भी हो चुका होता। जबकि ऐसा नहीं है, अर्नब का लैंग्वेज पूरा डेवलप नहीं हुआ है, उसका लिमिटेड स्पीच है हम बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन का उसको अभी भी प्रॉब्लम आता है, अंडरस्टैंडिंग का उसको अभी भी प्रॉब्लम आता है। एक तो ये रीज़न है कि वो क्लासिक ऑटिज़म में है। दूसरा रीज़न, मैंने स्टार्टिंग से एक्चुअली फ़ोन कभी इतना ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं है गाइस। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो लॉकडाउन हुआ है इसमें मैंने यूट्यूब और फेसबुक या इंस्टाग्राम तो जस्ट अभी शुरू किया है मैंने 1 मंथ पहले। इससे पहले मैंने फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है। मैं फ़ोन यूज़ करती थी जस्ट व्हाट्सएप और फ़ोन के लिए। आप बोल सकते हो कि इंटरेस्ट ही चला गया था, या इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं ये सब कुछ सोशल मीडिया पे देखूं। तो एक तो ये रीज़न है कि उसको वर्चुअल ऑटिज़म हो ही नहीं सकता है। जब मुझे फ़ोन में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको भी फ़ोन में इंटरेस्ट नहीं था। अर्नब ने भी फ़ोन जो है वो अर्नब पहले फ़ोन देखता था, फ़ोन नहीं देखता था एक्चुअली, वो देखता था लैपटॉप। उसको हम लोग लैपटॉप पे पोइम्स या राइम्स वगैरह ही सुनाते थे। आप बोल सकते हो कि 6-7 साल तक उसने एक्चुअली फ़ोन देखा ही नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है कि उसको वर्चुअल ऑटिज़म नहीं है। अब बात करते हैं गाइस कि अगर अब वो फ़ोन देखता है, या सब वो यूट्यूब देखता है, फेसबुक देखता है, शॉर्ट्स देखता है, फेसबुक के ऊपर शॉर्ट्स या यूट्यूब के वीडियो देखता है वो, तो अब उसको एडिक्शन क्यों नहीं होता है। तो इसके लिए मैं टिप्स दूंगी आपको कि कैसे आप, अगर बच्चों को फ़ोन देना ही है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, सबको पड़ती है इस चीज़ की। कई बार हम लोगों को कुछ इमरजेंसी होती है, कुछ काम होता है, या घर में हम अकेले होते हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो कम से कम बच्चा फ़ोन पे है तो हम लोगों को सेफ्टी महसूस होती है कि बच्चा एक जगह पे बैठा है। अगर ऐसी इमरजेंसी आती है तब तो आपको फ़ोन देना ही होता है बच्चे को। तो कैसे ख्याल रखें कि बच्चे को एडिक्शन ना हो फ़ोन की। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था गाइस, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो है वो फ़ोन पे क्या देख रहा है। सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगी गाइस कि आप यूट्यूब के वीडियोस दिखाने से अच्छा है कि आप यूट्यूब के शॉर्ट्स दिखाओ, या फेसबुक के शॉर्ट्स उसको लगा के दे दो, बच्चा देखते रहेगा। होता क्या है गाइस, अर्नब जब पहले स्टार्टिंग में यूट्यूब वीडियोस देखने लगा, और जैसे वो गाड़ी के नीचे जो ऑब्जेक्ट्स देते हैं, आपने भी देखा होगा वो बच्चों के वीडियोस, या फिर ऊपर से गाड़ियां गिर रही हैं, वो सारे वीडियोस अर्नब स्टार्टिंग में देखने लगा। उसको एकदम से बहुत ज़्यादा करेज हो गया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा, और बाद में वो सब कुछ रिपीट करने लग गया। कुछ दिनों के बाद हम लोग रात को वॉकिंग पे निकल रहे हैं और अर्नब महाराज कुछ भी ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं साइड से, और दे टायर के नीचे, चलती कार के नीचे ऊपर से भी फेंक रहा है। और मैं सडनली समझ नहीं पा रही थी कि उसको ये आदत कहाँ से आ रही है, और मैंने नोटिस भी नहीं किया था कि वो यूट्यूब में क्या देखता है। देन सडनली एक दिन मैंने देखा कि वो सब यूट्यूब के वही वीडियो थे, और उन्हीं को वो कॉपी करके डेली लाइफ में वो सब कर रहा था। और वो चीज़ तो मैंने एकदम से डिलीट कर दी, मतलब यूट्यूब से पूरा डाटा क्लियर करके सब कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसको क्या होने लगा, वो जो गाड़ियाँ ऊपर से गिरती हैं ना, वो सड़क वाली गाड़ियाँ, वो उसमें जो स्पाइडरमैन आते हैं वो सब गिरती हैं। फिर अर्नब क्या कर रहा है, अभी जस्ट ये तो अभी की बात है, तो अब अभी अर्नब क्या कर रहा है, ग्राउंड में जाता है, वो हर 5 मिनट के बाद अपनी साइकिल को खुद ही नीचे गिराता है, बार बार गिरेगा जानबूझ के, और बोलता भी है कि मैं जानबूझ के साइकिल गिराया। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख लो गाइस कि
डेली लाइफ में इतना कुछ दिखता है इनको, उसको कॉपी करने की कोशिश नहीं करते हैं। और यूट्यूब में ये सब देखने के बाद वो कितना मतलब डेस्परेटली उन चीज़ों को कॉपी करने लग जाते हैं और परफेक्ट कॉपी करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ से आप देख लो कि अगर आपका बच्चा 2-3 घंटे या 4-5 घंटे फ़ोन पे लगा हुआ है और वो कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा है जिनको वो डेली लाइफ में कॉपी कर रहा है। कुछ बच्चे सेम साउंड को कॉपी कर देते हैं, कुछ सेम एक्टिविटीज़ को कॉपी कर देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, काफ़ी सारे रॉन्ग बिहेवियर तो वीडियोस की वजह से ही आते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको ये चेक रखना ज़रूरी है कि बच्चा कौन से वीडियोस देख रहा है। दूसरा टिप्स ये है गाइस कि अगर आप शॉर्ट्स लगा के देते हो इनको, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं, तो वो कोई भी शॉर्ट्स जो है वो 3-4 सेकंड या 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता है। तो आंखों के सामने वो वीडियो इतनी देर रहता ही नहीं है कि वो दिमाग में इस तरह से चले जाए कि बाद में उसको वो डेली लाइफ में कॉपी कर सकें। एक तो मैंने ये फ़ायदा देखा है इस चीज़ का। तो दूसरी तरफ क्या होता है, यूट्यूब के जो दूसरे वीडियोस होते हैं उसमें क्या होता है गाइस कि कोई वीडियो 20-20 मिनट के, 15-15 मिनट के वीडियो होते हैं और वही उसी के रिगार्डिंग वीडियोस जो हैं वो बच्चे को बार बार सजेस्ट होते रहते हैं। बच्चा रिपीट कर करके 20-20, 15-15 मिनट्स एक ही चीज़ देखे जा रहा है, ऑब्वियसली उसको कॉपी करेगा वो। तो बोलना चाहती हूँ कि फ़ोन का अगर आप सही यूज़ करोगे उसका, एक तो ये है कि कंटिन्यूअसली नहीं देना है, रोज़ आधा घंटा बहुत है। आप वो टाइम चूज़ कर लो जब आप बिज़ी होते हो, जब आपको फ़ोन देना ही है वो टाइम आप चूज़ कर लो। तो इस तरह से क्या होता है कि अर्नब को फ़ोन का अभी एडिक्शन नहीं होता है। और तीसरी चीज़ मैं क्या करती हूँ, हर 2-3 दिन के बाद ना मैं यूट्यूब का डाटा जो मैं क्लियर कर देती हूँ, उसको मैंने अलग फ़ोन रखा है। तो जब मैं डाटा क्लियर कर देती हूँ तो जो भी सजेशन या हिस्ट्री है सब ख़त्म हो जाता है उसमें से। दोबारा से मैं उसको सर्च हेडिंग में कुछ ऐसे वीडियोस डालती हूँ, फिर बार बार उसको वही रिकमेंड होते रहते हैं और मैं देखती भी रहती हूँ कि क्या देख रहा है वो। तो वो ये चीज़ आपको करनी है, इससे डेफिनेटली मुझे श्योर है कि बच्चे को एडिक्शन नहीं होगा उस चीज़ का। और दिन में आपको ज़्यादा टाइम उसको नहीं देना है गाइस, इससे बच्चे को एडिक्शन तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बच्चा फ़ोन को छोड़ के अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करे। ये तो आप सभी लोग समझते हो इस चीज़ को। तो मुझे भी पता है कि इतने ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं इन बच्चों के साथ काम कर करके कि कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ी देर फ़ोन देख ले तो हम थोड़ा आराम कर ले। सच है गाइस, मन करता है, बट ये आराम के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बिलीव मी। तो आप खुद देखिए गाइस, आज की डेट में ऑटिस्टिक बच्चों को तो क्या, नॉर्मल बच्चों को कितना ज़्यादा एडिक्शन हो चुका है फ़ोन का। लेकिन क्या होता है, उनका ब्रेन तो बिल्कुल ठीक है, उनका ब्रेन मैच्योर है। हालांकि उनको भी नुकसान होते हैं इस चीज़ के, एग्रेशन है, सोशलाइजेशन उनका भी अफेक्ट हो जाता है, लेकिन इस हद तक अफेक्ट नहीं होता है कि उनको प्रॉब्लम हो। सेम चीज़ आपके साथ होती है। आज की डेट में आप खुद ही फ्री बैठते हो तो आपके हाथ मचलने लगते हैं कि कब फ़ोन हाथ में आए, कब फ़ोन हाथ में आए। तो ये एडिक्शन बहुत मतलब ईजिली हो जाता है। तो इसको जो है थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। और दूसरा कि ये भी बात है कि आप जब बच्चा फ्री बैठा है और आप फ़ोन पे लगे हो, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, वैसा भी नहीं करना है। या तो आप मिल के थोड़ी देर, अगर आपको अपने बच्चे के साथ थोड़ा बॉन्डिंग अच्छा करना है तो यूट्यूब के शॉर्ट आप लगाओ, उसमें दोनों मिल के देखो, थोड़ा उसके साथ कन्वर्सेशन करो कि हाँ ये देखो क्या है। आपको भी इंजॉयमेंट हो जाएगा, आपका भी थोड़ा सॉरी कैमरा हिल रहा है, हाँ, तो आप भी रिलैक्स रहोगे, आपको भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और बच्चे के साथ आपका इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आई थिंक आज आपको पूरा क्लियर हो गया बल्कि कि अर्नब को वर्चुअल ऑटिज़म नहीं है, अर्नब को क्लासिकल ऑटिज़म है। क्यों? क्योंकि मैंने अर्नब को कभी फ़ोन इतनी देर दिया ही नहीं है कि वो वर्चुअल ऑटिज़म में जाए, और स्टार्टिंग के ईयर्स में तो उसने फ़ोन देखा ही नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उसको वर्चुअल ऑटिज़म है। और आई थिंक आज जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, इससे आपको भी डिफरेंस पता चल जाएगा कि वर्चुअल ऑटिज़म और क्लासिकल ऑटिज़म क्या होता है। वर्चुअल ऑटिज़म में क्या होता है कि जैसे ही आप फ़ोन को, आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे के अंदर वर्चुअल ऑटिज़म है,
वर्चुअल ऑटिज्म में क्या होता है गाइस, स्टार्टिंग में स्पीच डिले तो रहता ही है। स्टार्टिंग में एक्चुअली डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है वर्चुअल और क्लासिक ऑटिज्म के बीच में, जो स्टार्टिंग के 3-4 ईयर्स होते हैं, क्योंकि इतना माइल्ड डिफरेंस होता है, पता नहीं चलता है। स्पीच डिले तो कई बार नॉर्मल बच्चों को भी हो जाता है उस एज में, तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये फ़ोन की वजह से हो रहा है या क्लासिकल ऑटिज्म की वजह से स्पीच डिले हो रहा है, या सोशलाइजेशन में कुछ नॉर्मल बच्चे भी पुअर होते हैं। तो मैं बोलूँगी कि इस चीज़ का पता आपको लगाना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको जो है फ़ोन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को दिन में 5-6 घंटे फ़ोन देते हो और आपको डाउट हो रहा है कि मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, तो फ़ोन तो आपको इमीडिएटली बंद करना होगा या धीरे धीरे बंद करना होगा। उसके बाद आपको 5 to 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। इन बच्चों में क्या होता है कि जैसे ही फ़ोन स्क्रीन हट जाती है तो उसके बाद, क्योंकि इनका ब्रेन जो है वो नॉर्मल है, जैसे कि जो क्लासिकल ऑटिज्म होता है उसमें ब्रेन अफेक्टेड होता है, ब्रेन में ही प्रॉब्लम है। वर्चुअल ऑटिज्म में ब्रेन ठीक है, बल्कि ब्रेन को इस तरह से ऑपरेट होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। वर्चुअल ऑटिज्म सिर्फ साइकोलॉजिकल है, वो न्यूरोलॉजिकल नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर वो साइकोलॉजिकल है तो जब स्क्रीन हट जाएगी तो अपने आप जो लैंग्वेज है, सोशलाइजेशन है, एवरीथिंग आपको एकदम से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। विद इन आई थिंक 1 ईयर भी नहीं लगता होगा, 6 to 7 मंथ में बच्चा जो है वो आपको नॉर्मल हो रहा है ये आपको रियलाइज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लैंग्वेज अफेक्टेड नहीं है, उसका लैंग्वेज ब्रेन की वजह से अफेक्टेड नहीं है, उसका सोशलाइजेशन ब्रेन की वजह से अफेक्टेड नहीं है। तो इसमें डिफरेंस करना कोई मुश्किल बात भी नहीं है। और आई थिंक अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट भी सेम ही है। आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन बच्चों को भी करवा सकते हैं, इन बच्चों को भी आप स्पीच थेरेपी करवा सकते हो। अगर और जल्दी इंप्रूवमेंट देखना है या आपको पता नहीं चल रहा है कि अब हम कैसे काम करें, तो आप ओटी करवा सकते हैं, या फिर यूट्यूब से जो भी हम लोग गाइड करते हैं, जो भी ऑटिज्म के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, वही सेम चीज़ आप कर सकते हैं। एंड आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है दोनों के बीच में डिफरेंस करना। तो मेन डिफरेंस यही है। वर्चुअल और क्लासिकल ऑटिज्म के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि क्लासिकल ऑटिज्म में बच्चा न्यूरोलॉजिकली उसका ब्रेन जो है वो पूरा अफेक्टेड होता है, ब्रेन में ही प्रॉब्लम होती है, जबकि वर्चुअल ऑटिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जस्ट स्क्रीन की वजह से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सोशलाइजेशन और लैंग्वेज जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप स्क्रीन हटाते हो तो सारी चीज़ें जो हैं वो इमीडिएटली तो नहीं बोलूँगी, 2-3 महीने तो लग जाते हैं उसमें भी इम्प्रूव दिखने में आपको, लेकिन बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। तो अर्नब को वर्चुअल ऑटिज्म होता तो अभी तक तो वो पूरा नॉर्मल हो चुका होता, तो अभी तक वो नॉर्मल नहीं हुआ है, पूरी तरह से नहीं नॉर्मल हुआ है। तो आई थिंक आज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस बारे में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।